ऑर्डर्स नहीं थे जाने के, या फिर आप भाईचारा निभा रहे थे? ऑर्डर्स की बात क्यों करते हैं? ऑर्डर्स वो आदमी करता है जिसको ये नहीं मालूम कि हमारी ड्यूटी क्या है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस होके अगर आपको ये नहीं मालूम कि इस परिस्थिति में आपकी क्या ड्यूटी है, तो मैं कहूँगा कि आप वर्दी उतार दीजिए, आप मजिस्ट्रेट से जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगा कि इन ऑफिसर्स के ऊपर भी दबाव था? क्या आपको लगा कि जिन लोगों ने अराजकता फैलाई, ये भी पूरी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रैटेजी के तहत हुआ? आपको लगता है कि ये रिपोर्ट खारिज करने की कोशिश की गई और फिर अब राजनीति की भेंट चढ़ रही है? तो आजकल तो एसएचओ की बात छोड़ दीजिए, अब तो सिपाहियों के भी पॉलिटिकल गॉडफादर हैं। तो अब कुछ लोग जो स्वयं प्रभावित हैं पर स्वयं तो बोल नहीं सकते, तो अपने गॉडफादर के पास गए कि देखिए साहब, ये तो हम तो इस रिपोर्ट से मारे जाएंगे। जाट आरक्षण आंदोलन में अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और जांच कमेटी के प्रमुख प्रकाश सिंह ने हरियाणा न्यूज की मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिद्धू के साथ खास बातचीत में कई चौंकाने वाली बातों का खुलासा किया। प्रकाश सिंह ने आंदोलन के दौरान रही अधिकारियों की मानसिकता पर सवाल उठाए, तो साथ ही सरकार के कई मंत्रियों के रोल पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रकाश सिंह ने खुद पर लगाए जा रहे आरोपों का भी जवाब दिया। जांच के दौरान कमेटी ने किस तरह लोगों के बयान लिए और कैसे इन्हें आधार बनाया गया। सबसे पहले तो सर मैं यही जानना चाहूंगी, क्योंकि एक अलग तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा होगा, जो फाइंडिंग्स आपने की और जिस तरह से आप लोगों को मिले, मैं उन एक्सपीरियंस को आपसे ज़्यादा बेहतर समझना चाहती हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट आई हैव रेड द रिपोर्ट। देखिए, ऐसे जांचें तो मैंने अपने सेवा काल में बहुत की हैं, पर मुझे नहीं याद पड़ता कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी वाइड स्प्रेड एरिया में, मतलब 8 जिलों से संबंधित रही हो और इतने ज़्यादा लोग जिन घटनाओं से प्रभावित हुए हों, ऐसी जांच मुझे अपने जीवन काल में कभी नहीं करनी पड़ी। तो 8 जिलों का दौरा करना, हर ज़िले में जो मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं, जहाँ बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, वहाँ पे जाना, वहाँ के प्रभावित लोगों से बातें करना, फिर लौटकर जनता के लोगों से मिलना जो भारी संख्या में आए, और फिर मेरी ये हमेशा ये कोशिश थी कि कोई भी आदमी यहाँ से निराश इस बात को न जाए कि साहब हमारी बात नहीं सुनी गई। हमने जितने आदमी आए, सबको हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया कि जैसे जैसे जो आया उसको एक टोकन देते गए। कोई वहाँ वीआईपी कोई नहीं था, जिस क्रम वार वो आए उनको एक टोकन नंबर 1, टोकन नंबर 2 करके 200-300 आदमी जाए, और उसी हिसाब से वो हमसे मिलने आए। मिलने वालों में कोई वीआईपी नहीं था, तो उसके सबको फिर मिलने की सुविधा दी गई। मिले तो फिर ये मेरा ये कोशिश है कि जिसको जो बात कहना है, अपना दुखड़ा रोना है, सब अपना यहाँ कह सकता है। कोई ये न जाए कि साहब हमारी बात आधी सुनी गई या सुनी ही नहीं गई। और सुनने के बाद फिर ये था कि 4 इंस्पेक्टर्स बाहर बैठा दिए गए थे, सब डेस्क था लगा था, और सब इंस्पेक्टर के सामने एक एक्स्ट्रा कुर्सी थी। आप चाहें तो अपना बयान आपने जो कमेटी के सामने दिया है वो तो कमेटी ने नोट कर लिया, उसके सेलिएंट पॉइंट्स। उसके बाद बाहर जाके जो आपको अपना बयान अगर रिकॉर्ड कराना हो तो उसको आप रिकॉर्ड भी करा सकते हैं। कुछ लोग तो लिखित रिप्रेजेंटेशंस लाए थे, तो उन्हें तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, पर जो लिखित नहीं लाए थे वो चाहते थे कि हमारा बयान रिकॉर्ड भी हो जाए, उनका बयान भी रिकॉर्ड हो गया। इस तरह मेरी ये कोशिश थी कि हर आदमी यहाँ से संतुष्ट जाए कि हमारी जो गवाही थी वो रिकॉर्ड हो गई है, और वो उसके बारे में कमेटी ने नोट्स ले लिए हैं, हमने स्टेटमेंट भी दे दिया है। क्या सुनी सुनाई बातों के आधार पर जांच रिपोर्ट बनाई गई? अच्छा, एक चीज़ ये क्योंकि कई सवाल उठे, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी जो फैक्ट्स फाइंड कर रही थी, या फिर लोगों की बातें सुनकर आपने पूरी अपनी रिपोर्ट की, या आपका अपना भी एनालिसिस रहा? इन चीज़ों को लेकर अभी भी बड़े तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल तो कोई खड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो हमने रिपोर्ट बनाई है वो सब चीज़ों का एक सामंजस्य करते हुए है। जो उन्होंने बातें कही उसको मैंने लिया, फिर उन बातों को मैंने छाना, फिल्टर किया। फिल्टर कैसे किया?
जो अधिकारी थे उनसे उनका वर्षन लिया, हाँ, पीड़ित लोगों का हम देख चुके हैं, मौका हमने देख लिया, हाँ, गवाहों को हमने देख लिया, अधिकारियों का बयान ले लिया। अब इसके बाद तो कोई वर्ग बचा नहीं, हाँ, और सबको फिर एक दूसरे से फिल्टर किया हाँ। कि कहाँ पे कितनी सच्चाई लगती है, कहाँ कितना एग्जैजरेशन है और कहाँ बात गलत लगती है। उसके बाद आपका एनालिसिस। वो हमारा फिर एनालिसिस, हमारे अनुभव से उसके एनालिसिस हुए, और उसके बाद हम जिस परिणाम पे पहुँचे वो परिणाम हमने अपनी रिपोर्ट में धीरे धीरे करके दर्ज किया, और उसको भी जनपदवार, डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने यही एक्सरसाइज किया। मतलब पहले घटना स्थलों का निरीक्षण, फिर पब्लिक के लोगों का बयान, फिर अधिकारियों से, और अधिकारियों से भी हमने अलग अलग ढंग से मिले। ये नहीं कि सबसे 50 आदमी से इकट्ठा मिल लिए। जैसे कोई ख़ास घटना थी, उस घटना से प्रभावित जो थानाध्यक्ष हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, सर्कल ऑफिसर हैं, एसडीएम हैं, उनको बुलाया कि भाई ये घटना में आपके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से ये कोताही रही, आपको क्या कहना है। उनकी बात सुनी गई, एसडीएम की बात सुनी गई, दरोगा जी की बात सुनी गई, सबकी बात सुनी गई जो प्रशासन से, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित थी। उनकी बातें भी नोट की गई, और फिर जो आरोप लगे थे उसको ध्यान में रखते हुए उनकी बात सुनी गई। उससे अंदाज़ा लग गया कि कहाँ पे कितनी सच्चाई हो सकती है। और इसके बाद जब अधिकारियों से सर्कलवार बात खत्म हो गई, तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी को बुलाया गया कि भाई ये बातें अब आपके ज़िले के बारे में हैं, इन बातों के बारे में आपको क्या कहना है। उनसे भी जब बात हो गई, फिर कमिश्नर साहब से बात की गई, कमिश्नर साहब भी बैठे थे। तो हर लेवल पे हमने जो भी उपलब्ध सूचनाएं थी या जो भी अवेलेबल इंटरप्रिटेशंस और वर्शंस थे, सबको लिया, हर स्तर पे लिया, और उसके बाद हम एक नतीजे पे पहुँचे, सबका विश्लेषण करके कि यहाँ पे सही लगता है, यहाँ पे एग्जैजरेशन है, यहाँ पे बात गलत लगती है, आरोप लगता है किसी द्वेष के मुताबिक लगाए हैं, और फिर अपने अनुभव से छान कर जो सही निकला, जो क्रीम निकला, उसको हमने आपको एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया। क्या प्रकाश सिंह ये मानते हैं कि आंदोलन में सरकार और प्रशासन का टोटल फेलियर रहा? टोटल फेलियर नज़र आया सिस्टम का। देखिए, टोटल फेलियर तो नहीं कहेंगे, बट सब्सटेंशियल फेलियर, पार्शल भी मैं नहीं कहूँगा, टोटल भी नहीं कहूँगा, बट सब्सटेंशियल फेलियर, बहुत ज़्यादा फेलियर था। क्योंकि जहाँ एक तरफ अधिकारियों की कोताही थी कि दंगा हो रहा है, आप जानते हैं, पर आप मौके पे नहीं जाते हैं। आप उनको दंगाइयों को मौका देते हैं कि भाई तुम जितनी लूटपाट कर सकते हो, अराजकता कर सकते हो, जलाना है, विध्वंस है, वो सब कर लो, उसके बाद हम आएंगे जब तुम्हारा काम हो गया है। एक तरफ तो इस तरह की कोताही थी, और दूसरी तरफ ऐसे भी अच्छे उदाहरण थे कि अधिकारियों ने हर जगह मौके पे गए। अब एक बालिका थी, लड़की, लेडी ऑफिसर कहिए, बालिका क्या है, संगीता तितरवाल, हम उसके क्षेत्र में जब गए तो हमने हर मौके की जो रिपोर्ट पढ़ी, हर मौके पे वो मौजूद है, हर मौके पे वो लड़की मौजूद थी। कमाल है, मतलब लड़की होते हुए, और जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उसकी बराबर तारीफ़ की, अच्छा था। इसी तरह एक वसीम अकरम थे, एएसपी थे, नए युवा आईपीएस अधिकारी, उनके बारे में भी लोगों ने तारीफ़ की। तो अच्छे भी उदाहरण थे। कुछ डीएम्स के बारे में भी अच्छा था कि इन्होंने कई जगह लोगों के जो विरोधी गुट थे उनके बीच में शांति स्थापना करने के लिए पूरी कोशिश की। क्या दंगों के दौरान सिविल और पुलिस अधिकारियों पर भाईचारा हावी था? ये जो था कि अफसर पहुंचे ही नहीं, जैसे आपने कहा कि कोई बात नहीं, जो हुड़दंग कर रहे हैं पहले उन्हें हड़दंग करने दीजिए, पहले जलाने दीजिए, फिर हम जाके देखेंगे, ये किस तरह की मानसिकता थी? ऑर्डर्स नहीं थे जाने के, या फिर आप भाईचारा निभा रहे थे? देखिए, ऑर्डर्स नहीं होने का तो प्रश्न नहीं है। ये लोग ऑर्डर्स की बात क्यों करते हैं? हाँ। ऑर्डर्स वो आदमी करता है जिसको ये नहीं मालूम कि हमारी ड्यूटी क्या है। अगर आप आईएएस और आईपीएस अधिकारी होके, अगर आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होके, गस्टेड ऑफिसर होके, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस होके, अगर आपको ये नहीं मालूम कि इस परिस्थिति में आपकी क्या ड्यूटी है, तो मैं कहूँगा कि आप वर्दी उतार दीजिए, आप मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। आप इस लायक नहीं हैं। आपके सामने विध्वंस हो रहा है, आपके सामने दुकान जलाई जा रही है, आपके सामने किसी को पीटा जा रहा है, आपके सामने सामान लूटा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि मुझे आदेश चाहिए। अरे, आपने जब आपने नौकरी ज्वाइन की, आपको ट्रेनिंग दी गई, आप पुलिस एकेडमी में गए, आप सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एकेडमी में गए, आपको सिखलाया गया कि कैसे सब अनलॉफुल असेंबली क्या होती है, अनलॉफुल असेंबली को कैसे डिस्पर्स किया जाता है,
आपके क्या अधिकार हैं अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्सल में। इन सब अधिकारों को अगर आप जानते हुए उसका प्रयोग नहीं करते हैं और ये कहते हैं कि हमें आदेश चाहिए, तो ये तो जिम्मेदारी टालने वाली बात है। आदेश के बावजूद पुलिस की तरफ से ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगा कि इन ऑफिसर्स के ऊपर भी दबाव था और दबाव की वजह से, क्योंकि एक आपके चैप्टर में ये भी था कि एक मानसिकता बढ़ गई थी, छेड़ेंगे तो बढ़ेगा, ये मानसिकता कहाँ से डेवलप हो गई? ये मानसिकता हरियाणा में जो इधर बहुत दिनों से इस तरह से आंदोलन से निपटने की जो रणनीति सरकार की रही है अभी तक, हाँ। उसके अंतर्गत इस तरह की मानसिकता कुछ लोगों में डेवलप हुई। तो अब अभी तक ये होता था कि साहब कभी मुझे बताया गया, सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता, कि कभी कभी जो लोग सत्ता में बैठे हैं वही आंदोलन करवाते थे कि भाई तुम आंदोलन करो, केंद्र पे दबाव होगा, और जब दबाव ज़्यादा हो जाएगा और जब एक स्टेज आएगी तो उसके बाद हम विड्रॉ कर जाएंगे और केंद्र से कह देंगे देखिए हमने उनको विड्रॉ भी कर लिया। तो हम आंदोलनकारियों से भी अच्छे बन गए और केंद्र सरकार से भी अच्छे बन गए। तो इस तरह की बहुत चालाकी पूर्व में, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, पर मुझे बताया गया इस तरह से रणनीति अक्सर जो लोग नेतृत्व में थे उन लोगों की रणनीति होती थी। तो इसको देखते हुए बहुत से अधिकारियों की मानसिकता ये बन गई कि शायद इस बार भी कुछ मामला सुलझ जाएगा। या अच्छा, जो एक सुपरिटेंडेंट पुलिस थे सुभाष यादव, शायद नाम था, क्या नाम था, उनको 2010 में या 12 में जब उन्होंने कहीं अपने आत्मरक्षार्थ सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी तो उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो उस बात से भी बड़ा एक गलत संदेश ये गया था कि देखिए, जब सेल्फ डिफेंस में भी जो कि अधिकार आपको भारतीय दंड विधान में मिला हुआ है, आप किसी पर गोली चलाते हैं तब भी आपको डिफेंड करने के बजाय सरकार ने एक वर्ग को के तुष्टीकरण करने के लिए आपने उनको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, बाद में मुकदमा कैंसिल हो गया और चार्जशीट विड्रॉ हो गई, सब कुछ हुआ, पर इस बीच उनकी जो मानसिक प्रताड़ना हुई, जो ह्यूमिलिएशन हुआ, वो तो अपनी जगह रहा। तो ये सब कभी गलत संदेश जरूर गया था, परंतु देखिए कोई गलत संदेश आपको निष्क्रियता के लिए जस्टिफिकेशन नहीं देता। और वो तो चलिए एक सॉलिटरी इंस्टेंस था, एक आत्मरक्षार्थ। यहाँ तो आपके सामने अराजकता हो रही है, यहाँ कर्फ्यू का उल्लंघन हो रहा है, लोग अस्त्र शस्त्र लिए चल रहे हैं, लोग कोई मॉल में घुस के लूट रहे हैं, कोई किसी दुकान को आग लगा रहा है, कोई लाइब्रेरी को आग लगा रहा है, और आप निष्क्रिय होकर देख रहे हैं। और कई ऐसे भी मौके थे कि पुलिस मौजूद है, एक आध वीडियो ऐसे हैं कि पुलिस भी है, आर्मी भी है, मजिस्ट्रेट भी है, सब लोग खड़े हैं और उनके सामने से प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स का जो आदेश उसका उल्लंघन करते हुए लोग ट्रॉली में नारे लगाते हुए जा रहे हैं। तो ये सब, तो इस तरह की जो निष्क्रियता है उसका कोई जस्टिफिकेशन किसी दृष्टिकोण से नहीं हो सकता। क्या आंदोलन के दौरान अधिकारियों पर किसी तरह का कोई दबाव था? छेड़ोगे तो बढ़ेगा की मानसिकता क्यों बनी? कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगा कि इन ऑफिसर्स के ऊपर भी दबाव था और दबाव की वजह से, क्योंकि एक आपके चैप्टर में ये भी था कि एक मानसिकता बढ़ गई थी, छेड़ेंगे तो बढ़ेगा, ये मानसिकता कहाँ से डेवलप हो गई? ये मानसिकता हरियाणा में जो इधर बहुत दिनों से इस तरह से आंदोलन से निपटने की जो रणनीति सरकार की रही है अभी तक, हाँ। उसके अंतर्गत इस तरह की मानसिकता कुछ लोगों में डेवलप हुई। तो अब अभी तक ये होता था कि साहब मुझे बताया गया, सच्चाई क्या है मैं नहीं जानता, कि कभी कभी जो लोग सत्ता में बैठे हैं वही आंदोलन करवाते थे कि भाई तुम आंदोलन करो, केंद्र पे दबाव होगा, और जब दबाव ज़्यादा हो जाएगा और जब एक स्टेज आएगी तो उसके बाद हम विड्रॉ कर जाएंगे और केंद्र से कह देंगे देखिए हमने उनको विड्रॉ भी कर लिया। तो हम आंदोलनकारियों से भी अच्छे बन गए और केंद्र सरकार से भी अच्छे बन गए। तो इस तरह की बहुत चालाकी पूर्व में, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, पर मुझे बताया गया इस तरह की रणनीति अक्सर जो लोग नेतृत्व में थे उन लोगों की रणनीति होती थी। तो इसको देखते हुए बहुत से अधिकारियों की मानसिकता ये बन गई कि शायद इस बार भी कुछ मामला सुलझ जाएगा। या अच्छा, जो एक सुपरिटेंडेंट पुलिस थे सुभाष यादव, शायद नाम था, क्या नाम था, उनको 2010 में या 12 में जब उन्होंने कहीं अपने आत्मरक्षार्थ सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई थी तो उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो उस बात से भी बड़ा एक गलत संदेश ये गया था कि देखिए, जब सेल्फ डिफेंस में भी जो कि अधिकार आपको भारतीय दंड विधान में मिला हुआ है, आप किसी पर गोली चलाते हैं तब भी आपको डिफेंड करने के बजाय सरकार ने
एक लोगों को, एक वर्ग को के तुष्टीकरण करने के लिए आपने उनको सस्पेंड कर दिया। ठीक है, बाद में मुकदमा कैंसिल हो गया और चार्जशीट विड्रॉ हो गई, सब कुछ हुआ, पर इस बीच उनकी जो मानसिक प्रताड़ना हुई, जो ह्यूमिलिएशन हुआ, वो तो अपनी जगह रहा। तो ये सब कभी गलत संदेश जरूर गया था, परंतु देखिए कोई गलत संदेश आपको निष्क्रियता के लिए जस्टिफिकेशन नहीं देता। और वो तो चलिए एक सॉलिटरी इंस्टेंस था, एक आत्मरक्षार्थ। यहाँ तो आपके सामने अराजकता हो रही है, यहाँ कर्फ्यू का उल्लंघन हो रहा है, लोग अस्त्र शस्त्र लिए चल रहे हैं, लोग कोई मॉल में घुस के लूट रहे हैं, कोई किसी दुकान को आग लगा रहा है, कोई लाइब्रेरी को आग लगा रहा है, और आप निष्क्रिय होकर देख रहे हैं। और कई ऐसे भी मौके थे कि पुलिस मौजूद है, एक आध वीडियो ऐसे हैं कि पुलिस भी है, आर्मी भी है, मजिस्ट्रेट भी है, सब लोग खड़े हैं और उनके सामने से प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स का जो आदेश, उसका उल्लंघन करते हुए लोग ट्रॉली में नारे लगाते हुए जा रहे हैं। तो ये सब, इस तरह की जो निष्क्रियता है, उसका कोई जस्टिफिकेशन किसी दृष्टिकोण से नहीं हो सकता। क्या योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा में दंगों को अंजाम दिया गया? क्या आपको लगा कि जिन लोगों ने अराजकता फैलाई, ये भी पूरी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रैटेजी के तहत हुआ, या इट वाज अ स्पॉन्टेनियस थिंग कि एकदम से सारी वायलेंस हो गई और चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो गई? देखिए, ये कुछ लोगों की प्लानिंग भी हो सकती है, कुछ स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, सब कुछ मिला जुला है। बड़ी मतलब जो टोटल पिक्चर है उसमें सबके बारे में आप जनरलाइज्ड ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरह से हुआ है, कुछ जगह स्पॉन्टेनियस हुआ है, कुछ जगह लोकल प्लानिंग भी थी, सभी चीज़ें थी। और एक मिलीजुली तस्वीर जो है वो ज़रा मिक्स्ड है। आप मतलब हर ज़िले को एक ब्रश से नहीं पेंट कर सकते। ऑर्डर्स नहीं थे जाने के, या फिर आप भाईचारा निभा रहे थे? ऑर्डर्स की बात क्यों करते हैं? ऑर्डर्स वो आदमी करता है जिसको ये नहीं मालूम कि हमारी ड्यूटी क्या है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस होके अगर आपको ये नहीं मालूम कि इस परिस्थिति में आपकी क्या ड्यूटी है, तो मैं कहूँगा कि आप वर्दी उतार दीजिए, आप मजिस्ट्रेट से जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगा कि इन ऑफिसर्स के ऊपर भी दबाव था? क्या आपको लगा कि जिन लोगों ने अराजकता फैलाई, ये भी पूरी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रैटेजी के तहत हुआ? आपको लगता है कि ये रिपोर्ट खारिज करने की कोशिश की गई और फिर अब राजनीति की भेंट चढ़ रही है? तो आजकल तो SHO की बात छोड़ दीजिए, अब तो सिपाहियों के भी पॉलिटिकल गॉडफादर हैं। तो अब कुछ लोग जो स्वयं प्रभावित हैं पर स्वयं तो बोल नहीं सकते, तो अपने गॉडफादर के पास गए कि देखिए साहब, ये तो हम तो इस रिपोर्ट से मारे जाएंगे। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। 8 कट्टे इसके अंदर डाले थे। गांव के किसान ने अपना बिजाई किया था। ईंट के अंदर इतना फर्क है कि हमारे मतलब 3, 5, 6, 7, 8, 9 मेड है जी। उसको मतलब कि 3 या 4 है मतलब के सरताज जिप्सम को यूज कीजिए आप। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। The Resorts, NH65, बरवाला रोड, विलेज तलवंडी, राना, हिसार। कवर है सबसे शक्तिशाली कीटनाशक जो अधिक समय तक कीटों से सुरक्षा देता है, जिससे आपकी उपज बढ़े और मुनाफा भी। इसीलिए तो कहते हैं कवर बरसाए धन। कीटों से लंबे समय तक सुरक्षा पाने के लिए सिर्फ धानु का कवर ही मांगिए। और अच्छी फसल होने के बाद बाबा का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। It's always you taking me through. I say the same old thing with you.
by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुददार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। कवर है सबसे शक्तिशाली कीटनाशक जो अधिक समय तक कीटों से सुरक्षा देता है, जिससे आपकी उपज बढ़े और मुनाफा भी। इसीलिए तो कहते हैं कवर बरसाए धन। कीटों से लंबे समय तक सुरक्षा पाने के लिए सिर्फ धानु का कवर ही मांगिए और अच्छी फसल होने के बाद बाबा का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बूटा कुटिया जाता सी, ये जिप्सम पाउण दे नाल फसल बहुत वधिया हुई है। 16 बोरियां 15 बोरियां निकलदियां सीਆਂ जी, 23-24 बोरियां कणक ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। किसान ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂ, ਇਹ ਜਿਪਸਮ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। मीर का मायाजाल।
बेस्ट वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। स्वस्थ रहने के लिए मैं विश्वास करती हूँ योगा पर। बालों को स्वस्थ रखने के लिए मैं विश्वास करती हूँ सिर्फ आस्था हेयर ऑयल पर, जो बालों की जड़ तक जाकर उन्हें मजबूत बनाता है, टूटने, झड़ने और असमय सफेद होने से रोकता है। इसीलिए तो मेरे बाल रहते हैं मुलायम, लंबे, सुंदर और घने हमेशा। आस्था हेयर ऑयल, बालों की संजीवनी। ये है मोल्टार, जिसका अनोखा एंटी-एक्स बार अंडे, इल्ली और वयस्क का नाश करता है, जिससे आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी रहे। जब मोल्टार दूर रखे कीट, तो जरूर होगी आपकी जीत। कीटों को मार भगाने के लिए सिर्फ धनुका मोटार ही मांगे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। ऑर्डर्स नहीं थे जाने के, या फिर आप भाईचारा निभा रहे थे? ऑर्डर्स की बात क्यों करते हैं? ऑर्डर्स वो आदमी करता है जिसको ये नहीं मालूम कि हमारी ड्यूटी क्या है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस होके अगर आपको ये नहीं मालूम कि इस परिस्थिति में आपकी क्या ड्यूटी है, तो मैं कहूँगा कि आप वर्दी उतार दीजिए, आप मजिस्ट्रेट से जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगा कि इन ऑफिसर्स के ऊपर भी दबाव था? क्या आपको लगा कि जिन लोगों ने अराजकता फैलाई, ये भी पूरी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रैटेजी के तहत हुआ? आपको लगता है कि ये रिपोर्ट खारिज करने की कोशिश की गई और फिर अब राजनीति की भेंट चढ़ रही है? तो आजकल तो SHO की बात छोड़ दीजिए, अब तो सिपाहियों के भी पॉलिटिकल गॉडफादर हैं। तो अब कुछ लोग जो स्वयं प्रभावित हैं पर स्वयं तो बोल नहीं सकते, तो अपने गॉडफादर के पास गए कि देखिए साहब, ये तो हम तो इस रिपोर्ट से मारे जाएंगे। पूर्व रोहतक आईजी श्रीकांत जाधव ने अपनी सुरक्षा में 400 जवान क्यों रिजर्व कर लिए? क्या वाकई में श्रीकांत जाधव डरे हुए थे? रोहतक में देखने को मिला कि आईजी को अपनी सुरक्षा की ज्यादा चिंता थी और रोहतक में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जी, मैं तो यही कहता हूँ, रिपोर्ट में भी मैंने यही लिखा है कि अगर आईजी रोहतक उस चुनौती का सामना करने के लिए एक शेर बच्चे की तरह खड़े हो जाते और वहाँ पे अगर पुलिस ने एक स्टैंड ले लिया होता कि हम यहाँ दंगा को हम यहीं पे कंटेन कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे, तो शायद अन्य जनपदों में इतनी ज़्यादा अराजकता न होती। पर रोहतक में ही जैसे होता है ना, फर्स्ट बॉल में ही क्लीन बोल्ड हो गया। वहाँ आईजी एसपी तो थे ही नहीं, एसपी चले गए थे हैदराबाद में कोर्स करने, एक मिड करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता, और जो नए अधिकारी थे उनको ठीक है शायद थोड़ा बहुत पूर्व जानकारी रही हो, परंतु नए अधिकारी तो नए अधिकारी होते हैं। और देखिए किसी भी ऐसे मौके पे अधिकारियों में और बल के सदस्यों में, फोर्स के पर्सनल में एक सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। तालमेल होता है तब तो अधिकारी अपना मैक्सिमम रिजल्ट दे सकता है। पर अगर तालमेल की कमी है कि साहब अभी 10 दिन पहले आए हैं, पता नहीं कैसे साहब हैं, बहुत लोगों ने पहले जानते भी नहीं होंगे। अच्छा, आप पहले कभी भी भले उस जनपद में रहे हों न रहे हों, पर हमेशा स्थिति परिवर्तन होते रहते हैं, लोग नए आते रहते हैं, तो नए यानी कि एक तालमेल की कमी भी बहुत ज़्यादा एक फैक्टर था, बड़ा फैक्टर था। क्योंकि एसपी कम डीआईजी जो वहाँ थे वो अभी नए नए आए थे बेचारे, उनको ज़्यादा दोषी भी नहीं, उनको ज़्यादा जिम्मेदारी भी नहीं दी जा सकती। बल्कि अगर जिम्मेदारी है तो भाई सरकार से पूछा जाए कि भाई आपने उस एसपी को जाने क्यों दिया कोर्स पे। आखिर संकेत तो थे ही कि आंदोलन होने वाला है, फिर एमसीटीपी कोर्स में उस एसपी को जाने क्यों दिया? क्या दंगों के लिए एलआईयू खुफिया विभाग जिम्मेदार नहीं है?
लेकिन अगर संकेत थे तो इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है ये? आपको नहीं लगता कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी हरियाणा में? पता ही नहीं था, इनपुट्स ही नहीं थे आपके पास कि इतना बड़ा दंगा हो जाएगा। देखिए, इंटेलिजेंस की बात ज़्यादातर तो ऐसी जगह में आती है, मैं आपको अपने पुलिस के अनुभव से कहूँ, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं, नागा विद्रोहियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, मणिपुर इंसर्जेंट्स के खिलाफ काम कर रहे हैं, माओवादियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, खालिस्तानियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, पंजाब टेररिस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो आपको इंटेलिजेंस अनिवार्य चाहिए, अनिवार्य चाहिए। पर यहाँ तो सब कुछ खुले में है। नहीं प्रकाश सिंह जी, सर हाउ कैन वी जस्टिफाई दिस? इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, एंटी नेशनल थ्रेट्स, यू नो, बॉर्डर हरियाणा भी पंजाब के साथ लगता हुआ स्टेट है, उधर राजस्थान के साथ लगता हुआ स्टेट है, दोनों बॉर्डर्स हमारे पाकिस्तान के साथ लगते हैं, इन्फिल्ट्रेशन होता है। नो, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन होता है, एंड इंटेलिजेंस फॉर एनी स्टेट इज इम्पोर्टेंट। देखिए, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक लोग या सरकार अपनी इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं लेती हैं कि कहाँ कहीं चीज़ें कुछ हो रही हैं, और अभी तो पठानकोट में इससे पहले भी सब कुछ हुआ था, तो हम उसे क्लीन चिट दे दें, डू यू थिंक जस्टिफाइड होगा? चलिए उस लेवल का इंटेलिजेंस नहीं, लेकिन आपको पता है आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, आपको पता है आपकी बातचीत चल रही है, वहाँ पर भी आपके इंटेलिजेंस इनपुट्स आते हैं कि आगे की इनकी रणनीति क्या है, यू नो, तो उसके बाद आपको इतनी भी भनक नहीं लगी कि कुछ हो सकता है? नहीं, भनक तो देखिए, आंदोलन का जो संकेत थे, आंदोलन की जो धमकी थी, आंदोलन का जो प्रारूप था, सब कुछ पब्लिक डोमेन में था, सब कुछ पब्लिक डोमेन में था। अब उसके बाद भी अगर आप ऑफ गार्ड पकड़े जाते हैं तो फिर किसको दोष दिया जाए? आपको लगता है कि ऑफ गार्ड था या इंटेलिजेंस इनपुट्स में कहीं कमी रही? पकड़े जाते हैं, ऑफ गार्ड पकड़े जाते हैं। आप इतनी बड़ी समस्या से निपटने के लिए तैयार नहीं थे। अब इस बार क्यों तैयार थे? अभी जो आंदोलन का दूसरा चरण जब हुआ तो पूरी तैयारी थी, इस बार तैयारी थी। आपको मालूम है आंदोलन हो रहा है तो कुछ तैयारी होनी चाहिए, वो तैयारी पहले नहीं हुई। फरवरी के महीने में तैयारी नहीं हुई। सब कुछ ये सोचते थे कि शायद कोई मिरेकल हो जाएगा, कोई समझौता हो जाएगा, निपट जाएंगे। अरे वो समझौता हो, निपटने की बात हो ना, पर आपको तैयार तो रहना चाहिए। यू मस्ट कीप द पाउडर ड्राई एज दे से। यहाँ तो आराम से बैठे रहे कि नहीं कुछ नहीं होने वाला है, when all the indications of trouble were there. आंदोलन के दौरान यशपाल सिंघल और पीके दास ने अपनी जिम्मेदारी को ढंग से क्यों नहीं निभाया? आपने जो सब्सटेंशियल फेलियर की भी बात की, ना पार्शियल ना टोटल, बट लेकिन सब्सटेंशियल फेलियर था। ये सब्सटेंशियल फेलियर डू यू थिंक हमेशा टॉप टू बॉटम होता है, बॉटम टू टॉप होता है? मैं ये ज़रूर समझने की कोशिश करूँगी, बिकॉज देयर टू थिंग्स जो आपने बहुत इंपॉर्टेंटली मेंशन किए। नंबर वन, डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो रोल था और जो बात उन्होंने कही कि मैं बीमार था, मैं कहीं जा नहीं सका, और छुट्टी पर भी वो नहीं थे। आपने मेरे साथ फ़ोन करते हुए ये बात कही थी कि वो अगर बीमार थे तो वो छुट्टी पर भी नहीं गए थे, विच इज़ वेरी वैलिड। पीके दास ने जो कहा कि मैं आया, मेरा तो कोई रोल ही नहीं था, सीएम ऑफिस डायरेक्टली सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था। मैं इसको समझना चाहती हूँ सर। देखिए, सीएम ऑफिस पे जिम्मेदारी अंततोगत्वा तो चीफ मिनिस्टर पे जिम्मेदारी है ही। राज्य में अगर अच्छा होता है तो, बुरा होता है तो, परंतु चीफ मिनिस्टर एक आदमी होता है, उसके संचालन के लिए, उसके हुक्म का एनफोर्समेंट करने के लिए एक बाकायदे टीम होती है। टीम हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी, टीम हेडेड बाय सेवरल सेक्रेटरीज, टीम हेडेड बाय डिपार्टमेंटल हेड्स, इंक्लूडिंग पुलिस हेड वगैरह वगैरह, फॉरेस्ट हेड, फलाना सारे हेड्स, ये सारी टीम होती है। तो चीफ मिनिस्टर ऊपर ज़रूर होता है, पर उसकी टीम अगर काम न करे और अपना जो मैंडेटरी काम है, मैंडेटरी काम से मेरा मतलब जिसके लिए किसी आदेश की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई नई सिचुएशन डेवलप हो रही हो, तो उसको डील करने के लिए जनरल प्रिंसिपल्स तो बताए जा सकते हैं, पर उसके बाद जो उसको ऑपरेशनलाइज करना है, उसके लिए जो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस जाने हैं वो आपके स्तर से जाने चाहिए। वो एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस होम डिपार्टमेंट से जाने चाहिए थे, डीजीपी कार्यालय से जाने चाहिए थे। डीजीपी कार्यालय से केवल इंस्ट्रक्शंस ही नहीं जाते, पर देखिए दोनों में फ़र्क है। एक तो सेक्रेटेरिएट है, उसका काम तो है केवल जिसे साधारण भाषा में कहते हैं बाबूगिरी, आप आदेश बना दीजिए, आदेश रोज़ सुबह शाम भेजते रहिए। दूसरे का है आदेश भी जारी करिए, लीडरशिप भी प्रोवाइड करिए। यू आर ए कमांडर ऑफ अबाउट 60,000 मैन एंड यू आर सपोज टू लीड देम।
और वो 55-60 हज़ार आदमियों को ये लगना चाहिए कि हमारा एक कमांडर इन चीफ है, हमारा एक नेतृत्व है जो हमको दिशा दे रहा है, हमारी अगुवाई कर रहा है, खतरों को मोल ले रहा है, मोर्चे भी संभाल रहा है। अगर ऐसा नेतृत्व नहीं है पुलिस के पास तो वो नेतृत्व डीजीपी बनने लायक नहीं है। वो डीजीपी केवल बैठ के राज्य की राजधानी से बैठ के कुछ आदेश लिख देने से डीजीपी आदमी नहीं हो जाता। आपको मौके पे जाना पड़ता है, आपको दौरा करना पड़ता है, आपको खतरे के बीच अपने को डालना पड़ता है जहां आपके जवान लड़ रहे हैं, तब तो वो डीजीपी कहलाने लायक है, और अन्यथा नहीं है। तो यही बातें मैंने देखी कि एक तरफ तो जहाँ से केवल बाबूगिरी और आदेश होने हैं वहाँ से शून्य एक लाइन, एक कागज़ मत कहिए, एक लाइन भी मुझे नहीं मिली कि मैंने ये निर्देश प्रसारित किए। डीजीपी के दफ्तर से कुछ आदेश जरूर प्रसारित किए गए, पर न तो एसपी से कोई डायलॉग हुआ, न किसी ज़िले में गए, और न कोई जिस तरह की अगुवाई की जाती है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जिसे कहते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा कि डीजीपी की भी जिम्मेदारी है। तो ये वरिष्ठतम स्तर पे मैंने इन लोगों को जिम्मेदार पाया, और जनपद स्तर पे फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी का मूल्यांकन किया। यही बात तो आती है, जो लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स बैठे हैं, जो लोग सबसे ऊपर बैठे हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है चीज़ों को कंट्रोल करने की, टैकल करने की, जब आपका पूरा प्रदेश जल रहा है, वो अगर अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं तो क्या कारण है? क्या उनके ऊपर दबाव था कि कुछ करना नहीं है, या वो करना नहीं चाह रहे थे, या वहाँ पर किस तरह की मानसिकता काम कर रही थी? ये सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने बहुत पास से देखा है और उसका मैं हिस्सा रहा हूँ। अगर आदमी में लीडरशिप की क्वालिटी है तो वो न दबाव की सोचता है, न इंस्ट्रक्शंस ऊपर से क्या उसकी सोचता है। मेरा जो कर्तव्य है वो मैं करूँगा, कानून को मैं इन्फोर्स करूँगा। मेरा ऊपर वाला अगर गलत आदेश देता है तो मैं उसकी नहीं सुनूंगा। मैं तो इस तरह का आदर्श मैं अपने लोगों को सिखलाता हूँ, और अपनी तरफ से मैंने अपने जीवन में इसी तरह काम करने की कोशिश की। उसके लिए मुझे दंडित किया गया, उसके लिए मैं कितने बार निकाला गया, वो सब होता रहा, पर मैंने इस लाइन से कभी अपने आप को विमुख नहीं किया। जो आपकी ड्यूटी है वो तो मैं करूँगा, आप कहिए या ना कहिए, that is immaterial for me. I know what my duty in a particular situation is. The law of the land has to be enforced under all circumstances, irrespective of what the political masters say, irrespective of what my seniors say. If any price has to be paid for that, I will pay the price. तो विलिंगनेस की कमी थी। हाँ, विलिंगनेस की कमी थी, इनिशिएटिव की कमी थी, डायनामिज्म की कमी थी, लीडरशिप की कमी थी। एडिंग फ्यूल टू फायर चैप्टर पर हुए विवाद का कारण क्या है? उसके बाद जहाँ पर एक बात आती है, मैं आऊँगी ऐसा आगे कि उसके बाद सार्वजनिक नहीं हो रही थी रिपोर्ट, काफ़ी हो हल्ला हुआ, फिर उसके बाद सार्वजनिक भी हुई, अब राजनीति की भेंट भी चढ़ती हुई दिखाई दे रही है ये रिपोर्ट। ये मेरे अहम सवाल हैं जिनके जवाब मुझे आपसे चाहिए, लेकिन उससे पहले एडिंग टू द फ्यूल टू द फायर, इस चैप्टर पर आना बेहद ज़रूरी है। क्या इसकी भूमिका उन बयानों से पड़ गई थी जिसमें बहुत से नाम आपने लिए और नाम मेंशन भी हैं? डिड दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट? देखिए, मैंने कहा एडिंग फ्यूल टू फायर, फायर तो थी ही, बस उसमें घी डलता गया। देखिए, सामाजिक माहौल, जो समाज का माहौल जो है, अंतर्जातीय जो एक अच्छी जो कामराडरी होनी चाहिए, जो फेलो फीलिंग होनी चाहिए, ब्रदरहुड होनी चाहिए, वो धीरे धीरे उसमें दरार पड़ती गई। जहाँ बात 36 बिरादरी की होती थी वहाँ 35 की होने लगी। यानी एक जाति को आपने जाति निकाला किया। जब आप किसी जाति को या किसी व्यक्ति को निकालते हैं और उसके मन में ये लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, तो जाहिर है कि उसके दिल में गुस्सा होगा, और ये गुस्सा जाटों के दिल में हुआ। वो गुस्सा किस रूप में निकलना चाहिए था वो दूसरी बात है। क्या उस गुस्से से उनको दूसरों को मारने का अधिकार बन गया? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। पानी आया है भैया? जरा एक सेकंड, जरा पानी पी लें। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, उस चैप्टर की हेडिंग है एडिंग फ्यूल टू फायर। आग तो थी ही,
केवल उसमें घी पड़ता गया। इधर करीब 1 वर्ष से दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के विरुद्ध जहर उगल रहे थे, एक दूसरे की आलोचना कर रहे थे। उस आलोचना में बहुत बार जैसे कहते हैं अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, गाली गलौज की भाषा भी प्रयोग हुई। ऐसी बातें कही गई जो कभी नहीं कही जानी चाहिए थी। नतीजा क्या हुआ, दोनों समुदायों के बीच में फासले बढ़ते गए, एक दरार पड़ गई। जहाँ 36 बिरादरी की होती है वहाँ 35 बिरादरी की बात होने लगी, जो सर्वथा गलत थी। यानी एक जाति को उन्होंने निष्कासित किया। किसी व्यक्ति को या किसी जाति को बिरादरी से निष्कासित करने से अगर उसको ये लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ, तो जाहिर है कि उसके दिल के अंदर भयंकर रोष होगा, आक्रोश होगा, गुस्सा होगा, और ये गुस्सा निकला। अब ये गुस्सा किस ढंग से निकलना चाहिए था और किस ढंग से निकला वो एक अलग विषय है। इस गुस्से के कारण उन्हें किसी समुदाय विशेष के लोगों पर आक्रमण करने का अधिकार नहीं मिल गया। इस गुस्से के कारण उन्हें दुकानें जलाने का या लूटने पाटने का या अराजकता फैलाने का कोई अधिकार नहीं मिल गया, पर गुस्सा तो था। तो ये जो बयानबाजी सबकी तरफ से आई, उसमें जाट नेता थे, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स थे, इन सब पर वक्त रहते अगर रोक लग जाती, वक्त रहते अगर रोक लग जाती और अधिकारियों को रोक लगानी चाहिए। भारतीय दंड विधान में कई संशोधन हो चुके हैं कि जो अंतरजातीय वैमनस्य बढ़ाते हैं, ऐसे बयानों पर एक्शन लिया जा सकता है। वो तो अभी तक नहीं हो पाया तो है। अभी तक नहीं हो पाया है, तो ये तो अभी भी आप बयानबाजी देख रहे हैं तो हरियाणा में इस मुद्दे पर चल ही रही। ये तो दुर्भाग्य का विषय है। अगर अब भी उन्होंने ये सबक नहीं सीखा है, अब तो जो भी बयान ऐसा देता है जिससे जातियों के बीच में वैमनस्य बढ़ता है, उस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हरियाणा की जनता फिर इसका भुगतान करेगी। ये सवाल उठाया गया कि रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है। क्या रिपोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के पीछे कोई राजनीतिक सोच छिपी थी? आपकी रिपोर्ट को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए जब आपने ये कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, और लोग भी, हरियाणा की जनता भी चाह रही थी कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। सरकार ने पहले इसे विड्रॉ किया, फिर फाइनली बहुत जब सवाल हुए तो उसे ओपन भी कर दिया, पब्लिक भी कर दिया। उसके बाद भी इस पर राजनीति होने लगी। प्रकाश सिंह अपनी रिपोर्ट बनाकर चले गए हैं, अब उन्हें कहने की क्या ज़रूरत है कि करें ना करें। और फिर ऐसे बयान देखिए, जिस सरकार के ने पूरी रिपोर्ट आपको बनाने की दी, फिर कह दिया कि ये रामायण नहीं है, कि इसमें लिखा हर शब्द सही है। क्या लगा आपको? ये तो खैर सही है, मुझे तो पढ़ के हंसी भी आई। भाई मैंने कब कहा कि ये रामायण या गीता है? गीता तो कृष्ण का वचन है। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, मैं अपने आप को भगवान से कहाँ बराबरी करने लगा। बड़ी गुस्ताखी होगी, बड़ी मेरी धृष्टता होगी अगर मैं ऐसा सोचूं भी। मैंने तो एक रिपोर्ट लिखी है और सत्यनिष्ठा से लिखी है। जिसे एक कहावत है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। पर बैर तो हो गया। नहीं, बैर मेरी तरफ से किसी से नहीं, आज भी नहीं है। उनकी तरफ से हो, आज भी मुझे किसी से बैर नहीं है, किसी से बैर नहीं है, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। लोग अनाप शनाप बोलते हैं तो बोला करें, हमें उससे कोई असर नहीं पड़ता। मैं इस स्टेज पे पहुंच गया हूं कि लोग मेरे, देखिए इतनी नौकरी कर ली है, इतना मैंने अलग अलग समस्याओं से निपट चुका हूं, और कुछ खोने की अब ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मेरे लिए कोई कुछ उल्टा सीधा कहे, उससे मेरे जो भी मैंने ख्याति अर्जित कर ली है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो लोग जानते हैं मुझे, वो जानते हैं कि ये आदमी तो सच्ची बात बोलेगा, और जब आप सच्ची बात बोलेंगे तो कड़वी बात होगी, कड़वी बात होगी तो लोगों को बुरी लगेगी तो लोग तिल मिला के बोलने दो। सरकार की तरफ से कई मंत्रियों का जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाना क्या संकेत देता है? आपको अंदेशा था ऐसा कि अब ये कह दिया जाएगा, जिस सरकार ने आपको अपॉइंट किया, आप पे इतना भरोसा जताया, वो उस रिपोर्ट का इंतजार था, वो रिपोर्ट आ गई, फिर उसे आपकी तुलना कर रहे हैं, ये रामायण नहीं है, ये ब्रह्म वाक्य नहीं है, ये नहीं है। देखिए आजकल सरकार में तरह तरह के लोग होते हैं। सरकार कोई एक आदमी की तो होती नहीं है। हमें तो मुख्यमंत्री ने बुलाया था, बड़े नेक इंसान हैं, बड़े ईमानदार आदमी हैं और सही करना चाहते हैं, पर उनकी टीम में तरह तरह के लोग हैं। अगर वो लोग अलग अलग बातें बोलते रहे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर मुख्यमंत्री को उससे परेशानी हो रही तो मुख्यमंत्री अपनी टीम से निपटें। लेकिन आपकी रिपोर्ट पे जिन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि ये रिपोर्ट ग्रंथ नहीं है, कि इसमें लिखा हर शब्द सही है, मैं भी कहता हूँ कि मेरा हो सकता है इसमें हर शब्द सही नहीं होगा और कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं है। लेकिन बल्कि आजकल तो लोग भगवान में भी नुक्स निकालते हैं।
क्या अब जांच रिपोर्ट पर राजनीति हो रही है? लेकिन आपको लगता है कि ये रिपोर्ट खारिज करने की कोशिश की गई और फिर अब राजनीति की भेंट चढ़ रही है? क्योंकि देखिए, विपक्ष का तो काम था सवाल उठाना, यहाँ तो सरकार के अपने ही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार के अपने लोग क्यों उठा रहे हैं, इसको जरा समझने की जरूरत है। इतनी भारी संख्या में आज तक अधिकारियों को कटघरे में कभी नहीं खड़ा किया गया। 5 IAS अधिकारी और 5 IPS अधिकारी इसमें दोषी पाए गए। अब अच्छा, SDMs, डिप्टी SPs, SHO सब हैं। आजकल की सरकारी नौकरियों का अगर आपको कुछ भी आभास हो तो आजकल तो SHO की बात छोड़ दीजिए, अब तो सिपाहियों के भी पॉलिटिकल गॉडफादर्स हैं। हर SHO का कोई ना कोई पॉलिटिकल गॉडफादर है। बड़े अफसरों के तो गॉडफादर्स हैं ही, अगर गॉडफादर्स नहीं है तो कम से कम लिंक्स तो हैं ही। तो अब कुछ लोग जो स्वयं प्रभावित हैं पर स्वयं तो बोल नहीं सकते, तो अपने गॉडफादर के पास गए कि देखिए साहब, ये तो हम तो इस रिपोर्ट से मारे जाएंगे, हमारी तो नौकरी चली जाएगी, आप कृपया आप ही इस रिपोर्ट के बारे में सवाल खड़ा करिए। अनीता यादव ने ऐसा क्यों कहा कि जांच रिपोर्ट में उन पर की गई टिप्पणी आधारहीन है? इसीलिए तो झज्जर की SDM थी जिन्होंने, अनीता यादव, जिन्होंने खुलकर ये कहा कि वो तो रखकर ही मन में कड़वाहट मेरे लिए आए थे, इसीलिए पूरा का पूरा बायस लिख दिया। एक ऑफिसर को इस तरह का खुले आम एक IAS अफसर को इस तरह बात करना, वो अपने सर्विस की गरिमा को घटा रही है। मुझे कोई फर्क नहीं होता। वो ये दिखा रही है कि IAS अफसर कितने निम्न स्तर तक जा सकता है। एक तो आप निष्क्रिय पाई जाती हैं। आज तक मैंने सर्विस में और शायद हिंदुस्तान में अगर ढूंढा जाए तो कहीं नहीं मिलेगा कि एक DM को ऑर्डर जारी कर दे कि मेरे सारे अख्तियारात ADM को दिए जा रहे हैं। कहीं मेरी जानकारी में तो नहीं है। हिंदुस्तान में कोई और ऐसा DM मिल जाए तो ज़रा मैं जानना चाहूँगा। तो आप तो निष्क्रियता का आप उदाहरण हैं। और फिर जब आपको दोषी पाया जाता है तो आप कहते हैं कि मैंने माइंड नहीं अप्लाई किया। अरे भाई, मेरा तो खून पसीना मैंने एक करके मैंने तो रिपोर्ट लिखी। लेकिन आप देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग जो ऑब्जर्वेशन है आपकी रिपोर्ट में उनको लेकर है, लेकिन उनका ट्रांसफर भी नहीं हुआ, तो ये पॉलिटिकल पैट्रोनेज है। तो ये तो मैंने लिखा है अपने रिकमेंडेशंस में, लिखा है कि अधिकारियों को अपनी मतलब पॉलिटिकल पैट्रोनेज से नहीं बल्कि उनके मेरिट के अनुसार पोस्ट किया जाना चाहिए, वरना उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो उस जनपद की जनता को भुगतना। तो सर, फिर ये सब्सटेंशियल फेलियर तो हर जगह पर है, राइट फ्रॉम पॉलिटिकल फेलियर टू एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर टू पुलिस फेलियर, क्योंकि ये तो एक चेन है। देखिए, वो चेन कहीं भी ब्रेक होगी तो कहीं तो तोड़ना पड़ेगा आपको। हमने 80 आदमियों के नाम दे दिए, यहाँ से तो शुरुआत करिए आप तोड़ने की। अब अगर आप में साहस नहीं है तो मैं क्या करूं? मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। मेरे कितने दुश्मन होते हैं इसको मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं इसको सोचा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, और शायद हरियाणा के लोग भी इसको जान ले, मैंने उत्तर प्रदेश के 10 IAS अफसर और 10 IPS अफसर की लिस्ट बना के, सर्विंग ऑफिसर्स की लिस्ट बना के यूपी गवर्नमेंट को दी थी कि भाई ये सारे भ्रष्टतम अधिकारी हैं, इनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए, सबूत कहिए, ला के हम देंगे। 20 दुश्मन मैंने बनाए एक झटके में। लोगों ने मुझसे कहा, सर ये आप क्या करते हैं? आप कह रहे हैं कि इनके तो 100 करोड़ की इनके एसेट्स हैं, कोई 2 करोड़ की आपके लिए सुपारी दे दे तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा, भाई मैं तो रोज जाने के लिए तैयार बैठा हूँ, सुपारी जिसको देना हो दे दे। ये भी सवाल उठाया गया कि जांच रिपोर्ट पर बाकी 2 सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। क्या ये सच है कि कमेटी के सहयोगी प्रकाश सिंह से सहमत नहीं थे? एक बात और सरकार की तरफ से उठने लगी कि रिपोर्ट पर आपके जो साथी ऑफिसर्स थे उनके साइन नहीं थे। देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ें जो सरकार के शासनादेश, जो सरकारी हुक्म था, उसमें लिखा था, पहले पैराग्राफ में था कि प्रकाश सिंह नियुक्त किए जाते हैं जांच के लिए एक्ट्स ऑफ ओमिशन, कमीशन वगैरह वगैरह इस तारीख से इस तारीख तक प्रभावित जनपदों में। ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में लिखा था कि प्रकाश सिंह की सहायता के लिए एक वरिष्ठ IAS अधिकारी और एक वरिष्ठ IPS अधिकारी तैनात किए जाएंगे। नाम किसी का नहीं है, उनकी सहायता के लिए तैनात किए जाएंगे। तो ये लोग केवल मेरी सहायता के लिए थे, ये कमेटी के सदस्य नहीं थे। सहायता इन्होंने बहुत अच्छी दी, इनका योगदान मैं हमेशा बड़ी कृतज्ञता से याद करूँगा। इनका पूरा सहयोग था, इनकी पूरी सहायता थी, इनका बड़ा महत्वपूर्ण
तो फिर ये जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी कि हस्ताक्षर नहीं थे, हम इवैल्यूएट करेंगे, हम रीवैल्यूएट करेंगे, आपने इवैल्यूएशन भी नहीं की और फिर आपने उसको पब्लिक भी कर दिया जब आप पर दबाव आया। फिर आप कहने लगे उनका काम था रिपोर्ट सबमिट करके देना, ये कहना उनका काम किसे सार्वजनिक करो ये उनका काम नहीं, अब वो यहाँ से जाएं। इस सबको आपने कैसे लिया? अनिल जैन बीजेपी प्रभारी, मैं आपको बता रही हूँ, हमारे साथी ऑन एयर उन्होंने बाकायदा बाइट है जो चलाई, उन्होंने कहा, अनिल विज ने कहा प्रकाश सिंह जी का सिर्फ इतना काम था कि वो अपनी रिपोर्ट बनाएं और दे दें, और उसके बाद उनका कोई काम नहीं है कि सार्वजनिक, ये कहना कि सार्वजनिक हो रिपोर्ट या ना हो, इस सब के बारे में उनको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्लियर कट ये कहा। देखिए, सार्वजनिक करना तो एक परंपरा है, हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, रोज ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, तो फिर आप रिपोर्ट क्यों बनवा रहे हैं अगर आप उसको सार्वजनिक नहीं करना है? ये तो कहने का मुझे अधिकार है और मैं बार बार कहूँगा, और मैं प्रदेश सरकार की तारीफ करूँगा, इतनी जल्दी उन्होंने उसको सार्वजनिक किया, मैं उसके लिए मुख्यमंत्री की और पूरे सरकार की तारीफ करूँगा। सार्वजनिक तो उन्होंने किया और बहुत जल्दी, कम समय में किया। प्रेशर था, प्रेशर नहीं। मैं अब प्रेशर हो या ना हो, अब देखिए एक कहावत है कि मतलब हर आदमी को उसको ड्यू दिया जाना चाहिए, तो सरकार को इसका श्रेय है, सरकार की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने इतने कम समय में इसको सार्वजनिक कर दिया। सरकार को इस बात का भी श्रेय जाता है कि इतने कम समय में तत्काल उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी। अब वो कार्रवाई जितनी होनी चाहिए थी वो हुई कि नहीं, ये एक अलग विषय है, पर कार्रवाई का पहली खेप बहुत जल्दी हुई, कम समय में हुई, इसके लिए भी सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी। क्या दोषी अधिकारियों के ट्रांसफर को सरकार द्वारा उठाया गया ठोस एक्शन मान लेना सही है? क्या जरूरी नहीं सरकार इससे आगे बढ़कर दूसरे कदम उठाए? वही मैं आ रही थी, क्या सिर्फ ट्रांसफर्स कर देना आपको लगता है कार्रवाई है, यहीं तक होना चाहिए या क्या होना चाहिए? सस्पेंड हुए हैं कई सुपरिटेंडेंट, कई डिप्टी एसपीज और कई एसएचओज और एसडीएम सस्पेंड हुए हैं। सस्पेंड होना एक विभागीय कार्रवाई का एक ये कहिए कि शुरुआत है, तो मैं तो ये मानता हूँ कि सस्पेंड हुए हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी और फिर विभागीय कार्रवाई के बाद जो भी परिणाम निकले। लेकिन वहीं पर कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे, आईजी रोहतक सस्पेंड भी हुए, फिर किसी चीज़ों की वजह से रीइंस्टेट भी हो गए, झज्जर की वही अनीता यादव अभी तक ट्रांसफर भी नहीं हुई, गॉडफादर्स में आपको भी मालूम है, सारी हरियाणा की जनता को भी बिल्कुल मालूम, सारी हरियाणा के, तो अब उसमें कुछ कहने की तो फिर कितनी पीड़ा है कि मतलब जो होना चाहिए अगर वो सही एक्शन नहीं होगा तो मैसेज कैसे जाएगा? मेरा सिर्फ ये सवाल। देखिए, अगर 100 डिग्री काम होना है तो मैं कहूँगा चलिए 20 डिग्री तो शुरू कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया और जल्दी शुरू कर दिया। अब आगे वो कितना करते हैं, 20 डिग्री या 30 डिग्री, मैं तो ऐसे ही उदाहरण के लिए कह रहा हूँ। अब आगे कितना करते हैं ये देखने की बात है। अगर राजनीतिक दबाव में बाकी कार्रवाई नहीं होती है तो एक अफसोस का विषय होगा, और पर मैं ये मान के चलता हूँ, मैं आशान्वित हूँ कि नई कार्रवाई होगी, उसमें डिले ज़रूर हो सकता है पर कार्रवाई ज़रूर होगी। अभी सरकार ने ये भी कह दिया है कि जिन लोगों के नाम इस रिपोर्ट में आए हैं अब हम उनकी क्लैरिफिकेशंस लेंगे, यानी कि री इवैल्यूएशन की शुरुआत हम इसे ज़रूर देख रहे हैं। क्या बचाने की कोशिश है? फिर बातें वही आ जाती हैं। देखिए, बचाने की कोशिश लोग करेंगे ही, तो मैंने कहा ना कि आजकल हर का कोई ना कोई गॉडफादर है। बचाने के बावजूद अगर सरकार अपना काम करती है तो सरकार के लिए एक श्रेय का विषय होगा और हरियाणा की जनता के लिए एक शुभ संकेत होगा। तो टोटल अभी तक जो भी राजनीति हुई, जो कुछ भी हुआ, जिस चीज़ से आप गुजरे, अगर उसे सबको सम अप करने के लिए मैं आपको कहूँ इन 2-3 लाइंस, तो आप उसे कैसे सम अप करेंगे? और एक सवाल और कि क्या आपको लगता है कि राजनीति की भेंट चढ़ रही है ये रिपोर्ट? देखिए, रिपोर्ट कम समय में सत्यनिष्ठा से और सही जिम्मेदारी ठहराते हुए दी गई है। सरकार का जो प्रारंभिक प्रतिक्रिया रही है वो बड़ी स्वस्थ रही है, शुभ रही है। लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, कम समय में रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। धीरे धीरे ये लगता है कि सरकार पे दबाव बढ़ रहा है, ऐसे लोगों का जो अपने आप को बचाना चाहते हैं वह दबाव डलवा रहे हैं उनके द्वारा जो उनके गॉडफादर्स हैं।
अब इस दबाव से सरकार कितना ऊपर उठ के और निष्पक्ष भाव से काम करती है, ये तो अभी इसको भविष्य बताएगा। मैं भविष्य के लिए आशान्वित हूँ और सरकार से मुझे आशा है। ऑर्डर्स नहीं थे जाने के, या फिर आप भाईचारा निभा रहे थे? ऑर्डर्स की बात क्यों करते हैं? ऑर्डर्स वो आदमी करता है जिसको ये नहीं मालूम कि हमारी ड्यूटी क्या है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस होके अगर आपको ये नहीं मालूम कि इस परिस्थिति में आपकी क्या ड्यूटी है, तो मैं कहूँगा कि आप वर्दी उतार दीजिए, आप मजिस्ट्रेट से जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपको लगा कि इन ऑफिसर्स के ऊपर भी दबाव था? क्या आपको लगा कि जिन लोगों ने अराजकता फैलाई, ये भी पूरी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रैटेजी के तहत हुआ? आपको लगता है कि ये रिपोर्ट खारिज करने की कोशिश की गई और फिर अब राजनीति की भेंट चढ़ रही है? तो आजकल तो SHO की बात छोड़ दीजिए, अब तो सिपाहियों के भी पॉलिटिकल गॉडफादर हैं। तो अब कुछ लोग जो स्वयं प्रभावित हैं पर स्वयं तो बोल नहीं सकते, तो अपने गॉडफादर के पास गए कि देखिए साहब, ये तो हम तो इस रिपोर्ट से मारे जाएंगे। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं धानुका, खेती की नई तकनीक। सत श्री अकाल। गुरनाम यार, मेरी पनीरी लग गई है, तू सल्फर खाद केड़ी पाउना है? हाँ वे, कोसावेट फर्टिस सल्फर खाद। चंगी है? बहुत चंगी है, मैं आप आजमाई है। पर तू तो दूजी बाती सी ना यार, गल बनी नहीं। जे गल बनानी है तो इस बारी कोसावेट फर्टिस सल्फर खाद पाके वेख, पर नकली माल तो बच के। असली फर्टिस दी पहचान रीप पत्ती दा निशान जरूर देख लें। सिर्फ कोसावेट फर्टिस ही 90% असली सल्फर खाद है। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ये है मोल्टार, जिसका अनोखा एंटी-एक्स बार अंडे, इल्ली और वयस्क का नाश करता है, जिससे आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी रहे। जब मोल्टार दूर रखे कीट, तो जरूर होगी आपकी जीत। कीटों को मार भगाने के लिए सिर्फ धनुका मोटार ही मांगे। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। सरदार जिप्सम ਵਰਤਦਾ ਨੂੰ 4 ਸੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਝੋਨੇ 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਣਕ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ 23-22 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। मैं ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਤਾਜ ਜਿਸਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। The Resorts, NH65, बरवाला रोड, विलेज तलवंडी, राना, हिसार। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 7वें वेतन आयोग को मिल सकती है मंजूरी। 15 से 20% तक बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन। पीएम ने मंगाई वेतन आयोग की रिपोर्ट। सरकार की बिजली कर्मचारियों को मनाने की कोशिश बेकार। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार के साथ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों की मीटिंग में नहीं बनी बात। बिजली कर्मचारियों ने 29-30 जून को किया है हड़ताल का ऐलान। सुभाष चंद्रा के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे इनेलो नेता अभय चौटाला। कहा सुभाष चंद्रा ने की मुझे बदनाम करने की कोशिश, हाईकोर्ट में देना होगा जवाब।
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के मद्देनजर सिरसा में धारा 144 लागू। बिजली कर्मियों ने दी है 29-30 जून को हड़ताल की चेतावनी। सरकार ने दिया बातचीत का न्योता। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कंप्यूटर टीचर्स पहुंचे सीएम आवास का घेराव करने। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बीच में ही रोका। सीएम के सामने रखेंगे अपनी मांगे। और हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। कुछ घंटों में मानसून दे सकता है दस्तक। 30 जून और 1 जुलाई को तेज बरसात के आसार। नमस्कार, अभी तक के मुख्य समाचारों को लिए मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, बिजली कर्मचारियों की पहले दौर की बैठक विफल रही है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, कर्मचारी निजीकरण निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं, सरकार नहीं मान रही। कुछ देर बाद हो सकती है दूसरे दौर की बैठक। पहले दौर की बैठक विफल रही, दूसरे दौर की बैठक से कुछ उम्मीदें हैं जो कुछ देर बाद हो सकती है। कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पवार के साथ ये बैठक हुई। रिश्वत लेते नायब तहसीलदार कैमरे में कैद हुई। ये दूसरी खबर है। पहली बड़ी खबर जो उसी पर बात करते हैं, कर्मचारी निजीकरण निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। पहले दौर की बैठक विफल रही है, कुछ देर बाद हो सकती है दूसरे दौर की बैठक। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, क्या कुछ रहा है इस बैठक में, और इस बैठक के विफल हो जाने के बाद ऐसा लग रहा है क्या कि दूसरे दौर की बैठक में कुछ बात बनेगी? अनामिका, देखिए, क्योंकि बातचीत रखी इसीलिए गई है कि कोई उसका समस्या का हल निकले, क्योंकि पहले दौर में अब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है और सूत्र यही बता रहे हैं कि बेनतीजा रही है, क्योंकि कर्मचारियों की एक ही मांग है कि किसी तरह से ये जो निजीकरण 23 सब डिविजनों का किया गया है उसे निरस्त किया जाए, रद्द किया जाए। लेकिन सरकार का एक पक्ष ये है, जैसा कि दिन में परिवहन मंत्री कृष्ण पवार ने बताया भी था, कि ये निजीकरण जो है पार्टली है, मेंटेनेंस के लिए दिया गया है और बिल कलेक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरकार के हाथ में ही रहेगा। लेकिन कर्मचारी इस बात के लिए वजीद हैं कि ये जो निजीकरण है भले पार्टली हो कैसा हो, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। 2.5 घंटे तक लंबी बातचीत चली है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि ये जो बैठक जब उठी है तो उसमें यही कहना था कि आप दोबारा सोचिए। तो अभी कर्मचारी जो हैं, हालांकि मीडिया से उन्होंने बात नहीं की है कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने, लेकिन अलग से खुद विचार विमर्श कर रहे हैं और कुछ समय के बाद दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि क्या आसार हैं, आसार देखिए, बैठक क्यों सरकार की ओर से अगर बुलाई गई है, आप जानते हैं कि 29 और 30 जून के लिए कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा कर रखी है और सरकार हर तरह से पहले सख्ती दिखाई है, एस्मा लागू कर दिया है कर्मचारियों पर और उसके बाद जो है अवैध कर दिया गया है इस हड़ताल को घोषित। ये दोनों कड़े कदम उठाने के बाद आज जो है बातचीत का दौर शुरू किया गया है। तो ऐसे में अब देखना है कि क्या जो हल इस बात का निकल पाता है। जी अनामिका, बिल्कुल। ये दोबारा सोचिए किसने किसको कहा, ये क्या कर्मचारी दबाव बना रहे हैं कि आप एक बार फिर से सोच लीजिए, या पवार साहब ने इन्हें कहा है कि एक बार और सोचिए फिर मिलकर बैठ के बात करते हैं? देखिए, क्योंकि अभी तक जो अधिकृत जानकारी नहीं है, ना तो कृष्ण पवार से बात हुई है, ना किसी कर्मचारी नेता जो कि बैठक में मौजूद थे, लेकिन अंदर से जो खबरें छनकर आ रही हैं, पहले दौर में जो बातचीत हुई है उस पर कर्मचारी निजीकरण निरस्त करने की मांग पर अड़े हैं। और अभी जब ये जो बैठक जिस रूम में हो रही है उससे वो दूसरे रूम में आए हैं, यही बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि उन्हें और आपस में विचार विमर्श करने के लिए समय दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राकेश। लेकिन हम चाहेंगे कि आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत धन्यवाद। तो हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता ये जानकारी दे रहे थे कि पहले दौर की बैठक बिजली कर्मियों के साथ कृष्णलाल पवार की विफल रह गई है। उन्हें एक बार और सोचने के लिए कहा गया है। कुछ ही देर बाद हो सकती है दूसरे दौर की बैठक। एक और बड़ी खबर इस बीच में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कैमरे में कैद हुई नायब तहसीलदार की करतूत, इसी खबर की बात कर रहे थे। सफीदों से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रिश्वत लेते नायब तहसीलदार कैमरे में हुआ कैद।
पीड़ित युवक ने विजिलेंस विभाग पर लगाया आरोप। 6 महीने पहले शिकायत देने पर भी विजिलेंस विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। रजिस्ट्री करवाने के लिए तहसीलदार मांग रहा था रिश्वत। सफीदों से बड़ी खबर पिल्लूखेड़ा तहसील का यह मामला है। इस वक्त की बड़ी खबर पिल्लूखेड़ा तहसील से अब तक हम पहुंचा रहे हैं। कैमरे में कैद हुई नायब तहसीलदार की करतूत, बड़ी खबर। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नायब तहसीलदार किस तरह से पैसे ले रहे हैं, झिझक बिल्कुल भी नहीं है। अब पहले ही अंडर टेबल हुआ करता था, ये टेबल के ऊपर ये देखिए नोट गिनते हुए युवक को, और उसके बाद तहसीलदार कैसे रिश्वत लेते पकड़े गए। सब कुछ कैमरे में कैद हो गया है। नायब तहसीलदार की ये पूरी करतूत कैमरे में कैद हुई, और ये जो कैमरे में कैद हुई तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ बड़ी खबर। पीड़ित युवक ने विजिलेंस विभाग पर आरोप लगा दिया है। अब कार्रवाई को लेकर कैमरे में कैद हुई नायब तहसीलदार की करतूत, क्या करतूत है ये साफ दिख रहा है। हालांकि हम पॉइंट्स करके दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए जरा एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ बड़ी खबर। रिश्वत ले रहे हैं नायब तहसीलदार, और ये देखिए इनकी करतूत। बाद में आगे ध्यान दे दिया इन्होंने, आगे देखने लगे हैं, लेकिन पहले ये देख रहे हैं कि कितने रुपए गिने गए हैं, कितना रखा गया। ये देखिए साफ रिश्वत लेते हुए समझ में आ रहा है। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि ये रिश्वतखोर नायब तहसीलदार हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों